अब बढ़ते हैं 13। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इसको थोड़ा सा आपको और अच्छे से सुनना है। आर्टिकल 12 में हमने चार बातें की हैं। रिवाइज कर लो। केंद्र सरकार प्लस संसद, राज्य सरकार प्लस विधानमंडल, फिर स्थानीय प्राधिकारी, जो स्थानीय क्षेत्र का प्रशासन चलाते हैं, और फिर अन्य प्राधिकारी, यानी ऐसी संस्थाएं जिनके जो सरकारी पैसे से चलती हैं और जिनके ऊपर सरकार का तगड़ा कंट्रोल होता है, उनको हम क्या कहते हैं। ध्यान ये रखना है कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है। ये एक मामला कभी भी आ जाए ऐसा प्रश्न, तो बीसीसीआई राज्य नहीं है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है इसको। ये 12 हो गया। 13 देखते हैं, 13 क्या कहता है। 13 का ये टाइटल है कि मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। ये अनुच्छेद नंबर जो 13 जब हम शुरू करते हैं तो उसके शीर्षक के रूप में संविधान में लिखा हुआ है कि हम उन विधियों की बात करने वाले हैं। उन विधियों का क्या होगा जो विधियां मूल अधिकारों से असंगत हैं। असंगत का मतलब है जो जो मूल अधिकारों के साथ मैच नहीं होती, जो मूल अधिकारों के अनुसार नहीं है, मूल अधिकारों से प्योर देसी भाषा में हम ये कह सकते हैं, ऐसी विधियां, ऐसे कानून जिनकी मूल अधिकारों से नहीं बनती है। नहीं बनने का मतलब कोई मूल अधिकार वो तो है नहीं, व्यक्ति तो है नहीं। यानी कि ऐसी कानून जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं, विपरीत हैं, उनको हम कहते हैं असंगत। अल्पीकरण का मतलब होता है अल्प करना, कम करना। जैसे कोई मूल अधिकार आपको बहुत ज्यादा छूट दे रहा था, कोई कानून बनाए उसने छूट को कम कर दिया। जैसे आजाद, आपको बोलने की आजादी, घूमने की आजादी, बसने की आजादी, और उसमें आपकी सीमाएं लगा देनी, इन इन जगहों पर नहीं बस सकते, ऐसा सा नहीं बोल सकते, ऐसा सा नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, तो ये होता है अल्पीकरण। असंगत का मतलब बिल्कुल विपरीत। एक कह रहा आजादी मिलेगी, कानून मान लो मूल अधिकार कह रहा आपके पास आजादी है, और या फिर ये किसी चीज की आपको छूट दे रहा था, तो विधि, कोई कानून ऐसा बनाया, उसने कहा ये छूट नहीं मिलेगी, तो देखो उल्टा हो गया ना, 180 डिग्री पर हो गया। मूल अधिकार कह रहा था काम करने की छूट है, नया कोई कानून बनाया वो कह रहा काम करने की छूट नहीं है, तो ये असंगत है। मैच नहीं होता है, इनकी मैचिंग नहीं है। तो जिसको अपन आमतौर पर भाषा में बोलते हैं ना मैचिंग, तो ये वही है, मिस मैचिंग वाला है। इसके लिए कंस्टिट्यूशन, संविधान में वर्ड है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि अगर कोई कानून जो मूल अधिकारों से असंगत है, उनके साथ मैच नहीं होता, उनके अनुरूप नहीं है, जो मूल अधिकारों में कहा गया है उसके अनुरूप नहीं है, बल्कि वो तो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, उसके विपरीत बात करता है, या मूल अधिकारों को ही कम कर देता है, मूल अधिकारों में सीमाएं लगा देता है, तो ऐसे कानूनों का क्या होगा, ये बात करता है 13। तो देखते हैं अनुच्छेद 13 क्या कहता है। ये तो हो गया टाइटल। अनुच्छेद 13 में है ना, 13(4) तक है। आपको ध्यान हो, 13(4) बाद में आया था। 13(3) तो पहले थे, 13(4) फिर बाद में आया था। किसी को याद है क्या कि भाई 13(4) कौन सा है? कोई संविधान संशोधन से जोड़ा गया था कि क्या था 13(4)? किसी को ध्यान आ रहा हो तो भाई 13(4) आया था। और 368 में भी एक बात जोड़ी गई थी, 13(4) में भी जोड़ी गई थी। किसी के याद आ रहा हो तो। 24वां 25वां संविधान संशोधन ऐसा कुछ पढ़ाया था, जिसमें एक में 13(4), 368(3). ध्यान आ रहा है क्या? हाँ सर, वो 24वां और 25वां संविधान संशोधन हुआ था, उससे आया था ये 13(4) और 368 में वो 368 का तीसरा पार्ट। 24वां कि 25वां? 24वां। अच्छा, 24वीं से क्या क्या आया? एक तो 13(4), और ये 368 का 3। 3। ये कुछ ऐसे ही कह रहे थे ना कि भाई जो संविधान संशोधन करते हैं वो अलग होते हैं, और ये 13(2) वाली विधि अलग होती है।
हाँ वही है सर इसमें कि वो संविधान संशोधन विधि अलग है, और जो 13(2) में दी गई है वो संविधान संशोधन की विधि नहीं है। हाँ, वो उस पर बात लागू नहीं होती। तो इसका हाँ मतलब ये हो गया कि 13 में टोटल 4 हिस्से हमें पढ़ने हैं। हाँ चौथा सर। चौथा हिस्सा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो 13 में जो 3 हिस्से हैं ना जो संविधान में दिए हुए हैं, उसको ध्यान से पढ़ना है। ये थोड़ा लंबा खींचेगा, क्योंकि इसमें है ना थोड़ी गहरी गहरी बातें, कुछ सैद्धांतिक बातें बहुत हैं। तो आप अच्छे से समझोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी। चलो देखते हैं 13 का पहला भाग क्या कह रहा है। 13 का पहला भाग सीधे तौर पर कह रहा है, एक है 13(1) और एक है 13(2)। इनको याद कैसे करें आप? कई बार तो बड़ा ऐसे सिंपल प्रश्न आ जाता है और वो अपने से गलत हो जाता है। वो अब आपसे गलत नहीं होना चाहिए। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि 13 जो एक है ना, 13 का जो भाग एक है, उसमें संविधान से पहले की विधियों की बात की गई है। यानी संविधान से जो पहले की विधियां हैं, भाई संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इससे पहले की अगर कोई विधियां हैं, भाई पहले भी तो कानून बनते थे। अंग्रेजों के टाइम में क्या विधानमंडल नहीं बने थे क्या? दो 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 सदन वाली 1919 का एक्ट आया, फिर दो दो सदन आ गए। 1935 था, तब भी तो अपने यहाँ विधानमंडल थे, अपने यहाँ विधायिका थी। राज्यों में भी विधानमंडल थे, केंद्र के लेवल पर भी, केंद्र के लेवल पर भी तो मतलब विधायिका थी, जिसमें दो दो सदन हुआ करते थे, आपको ध्यान हो तो। राज्य परिषद नाम हुआ करता था, विधानसभा नाम हुआ करता था, ऐसी चीजें। इसका मतलब अंग्रेजों के टाइम में भी तो कानून थे, और उन कानूनों के अनुसार देश में शासन और प्रशासन चलता था। तो अब 13(1) क्या कहता है? 13(1) ये कहता है कि जो संविधान के लागू होने से पहले के जितने भी कानून बने हुए ना, ध्यान रखना, संविधान के लागू होने से पहले के जितने भी कानून हैं, यानी कि अंग्रेजों के टाइम में, जो जब अंग्रेजों का संविधान लागू होने का मतलब जो अंग्रेजों के समय में, जमाने में जो भारत में संसद हुआ करती थी, जो राज्यों में विधानमंडलें हुआ करती थी, उन्होंने कानून तो बनाए होंगे। तो उनके जो कानून हैं, वो कानून भी, संविधान से पहले वाले कानून भी, तो अब यहीं से एक प्रश्न बन जाता है कि 13(1) जो है, वो संविधान से पहले वाली विधियों के लिए विधियों की बात करता है कि संविधान के बाद में बनी विधियों की बात करता है? एक प्रश्न तो यहां से आता है। तो आपको पक्का याद हो गया होगा कि 13 का जो भाग एक है ना, इसमें संविधान से पहले की बनी हुई विधियों की बात की गई है। अब उन विधियों के साथ क्या करना है, उनका होगा क्या, वो तो आगे का डिस्कशन है। पहले एक दिमाग में ये बैठा लो कि संविधान से पहले की जो विधियां हैं, यानी कि जो कानून है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, यानी संविधान पूर्व की विधियां, उनके साथ क्या करना है, उनका क्या होगा, वो 13(1) बताएगा। वो क्या बताएगा? 13(1) बताएगा। 13(2) किसके बारे में बात करेगा? 13(2) बताएगा कि संविधान लागू होने के बाद में देश में संसद भी है, देश में राज्य सरकारें भी हैं, और राज्यों में विधानसभाएं भी हैं, विधान परिषदें भी हैं। मतलब राज्यों में भी विधायिका है और देश में भी विधायिका है। देश में विधायिका संसद, राज्यों में विधायिका विधानमंडल। तो इसका मतलब संविधान के लागू होने से पहले अंग्रेजों के टाइम में जो विधायिकाएं थी, उन्होंने जो कानून बनाए थे, उन कानूनों का क्या करना है, वो 13(1) बताएगा। संविधान के लागू होने के बाद में देश की संसद ने, राज्यों की विधानसभाओं ने जो कानून बनाए, उनके साथ क्या होगा, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, मतलब संविधान के बाद के कानूनों के साथ क्या होगा, वो 13(2) बताएगा। सिंपल याद हो जाएगा। अब आता है 13(3) क्या बताएगा? मैं आपको एक एक लाइन में बता रहा हूं। 13(3) ये बताएगा कि आपने जो 13(2) में जो विधि शब्द काम में लिया,
और 13(1) में जो आपने प्रवर्त विधि शब्द काम में लिया, इन फोर्स लो, लागू विधि या प्रवर्त विधि, यानी जहां हिंदी में आता है ना प्रवर्त विधि या प्रवर्तन में है ये विधि, इसका मतलब है कि वो विधि प्रभावी है, वो विधि लागू है। उसको हिंदी में बोलते हैं प्रवर्त विधि, इन इंग्लिश में इनफोर्स लो, कि ये जो लो है, ये जो कानून है, वो इनफोर्स है, प्रभावी है, लागू है, क्रियान्वित है। तो देखो 13(3) क्या बता रहा है, जो 13(1) में जो शब्द काम में आ रहा है और जो 13(2) में जो शब्द काम में लिया जा रहा है, उन दोनों शब्दों के क्या अर्थ हैं वो 13(3) में बताए गए। तो तीनों बड़े सिंपल से हो गए। 13(1) किसके बारे में बात करता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, संविधान से पहले के विधियों के बारे में, ठीक है। दूसरा 13(2) किसके बारे में बात करता है, संविधान के बाद की विधियों के बारे में, ठीक है। 13(3) की जो आप संविधान से पहले की जो विधियों की बात करते हो उनका क्या मतलब है, और जो संविधान के बाद की जिन जहां आपने बात की है संविधान के बाद की विधियों की, तो उनका अर्थ क्या है। इनके जो दोनों शब्दों के अर्थ 13(3) बता देता है। तो मुझे लगता है आपके संक्षिप्त में तो याद हो गया, यहां तो नहीं अटकोगे आप, कि आरएस वगैरह में भी अगर कई बार ऐसा सीधा पूछ लिया जाता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, यानी संविधान पूर्व की विधियों का उल्लेख 13(1) में किया गया है, कई बार ऐसे पूछ लेता है कि संविधान पूर्व की विधियां 13(2) में मेंशन है और संविधान के बाद की विधियां 13(1) में उल्लेखित हैं। ध्यान रखना है, 13(1) वही भी देख लो, 13(1) पहले हुआ है, एक पहले हुआ है, दो बाद में हुआ है, तो एक पहले हुआ है तो पहली विधि, दो बाद में हुआ है तो बाद वाली विधि। क्लियर है। और 3 क्या काम करेगा, 3 में भी दो भाग हैं, ए, 3 में दो भाग है, 3(a) और 3(b). तो 3(a) का मतलब 3 क, हिंदी में बात करेंगे तो, और ख हो जाएगा ए और बी। तो ए में और बी में क्या है, जो 13(1) और जो 13(2) के जो शब्द है ना, 13(1) और जो 13(2) के शब्द हैं, उन उन शब्दों को खोल करके बताया गया है कि इसके अर्थ क्या है। तो चलो देखते हैं हम। देखो 13(1) अपने ये तो क्लियर हो गया कि संविधान पूर्व की विधियों के बारे में बात करता है, तो केवल बात ही करता है कि उनका करना क्या है, उनका होगा क्या, उनके, चूंकि यहाँ अपना काम तो मूल अधिकारों की चर्चा है, अब मूल अधिकारों से जोड़ करके उन विधियों को देखना है। तो 13(1) कहता है कि अगर संविधान से पहले का कोई कानून है और वो कानून प्रवर्त है, मतलब लागू है, प्रवर्त का मतलब संविधान से पहले का कोई कानून है और वो कानून प्रभावी है, वो लागू है। तो अब वो तो थोड़ा डिटेल से हो जाएगा, वो बाद में बात करेंगे, एक बार थोड़ा सिंपल बता देता हूं वरना कंफ्यूज होंगे आप लोग, कि अगर संविधान से पहले का कोई कानून है, वो कानून अगर संविधान के लागू होने के बाद जो मूल अधिकार अस्तित्व में आए हैं, उन मूल अधिकारों से अगर कोई पहले का कानून असंगत है, असंगत का मतलब उनके विपरीत कोई बात करता है, जैसे मूल अधिकार कह रहा है कि विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी है, जबकि अंग्रेजों के टाइम का कोई कानून बना हुआ था जिसमें कहा गया था आप सरकार की आलोचना करोगे तो आपको 10 साल की जेल हो जाएगी, जबकि अब वाला कानून कहता है नहीं, विचारों की अभिव्यक्ति है, शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रदर्शन कर सकते हैं, बिना हथियारों के आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, अगर आपको कोई सरकार की नीति पसंद नहीं आ रही है, कार्य पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं। अब बड़ा मूल ये आपको अधिकार देता है, मूल अधिकार प्रदान करता है आलोचना करने का, जबकि पहले अंग्रेजों वाले में आलोचना करने पर सजा होती थी। अब देखो, अंग्रेजों के टाइम में इसी काम के लिए मान लो सजा थी, और अब यही काम, आपका ये काम करना आपका मूल अधिकार है, आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अब देखो वो ये जो काम, ये पुराने वाला कानून है, ये जैसे ही संविधान लागू हुआ तो ये मूल अधिकारों के उल्टा हुआ, विपरीत है। वो कह रहा था ऐसा है, इसका मतलब ये अगर पुराना कानून
और ये मूल अधिकार आपस में टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? पुराना कानून कह रहा है नहीं करना है, और नया वाला जो संविधान है वो कह रहा है ऐसा कर सकते हो, आपको अधिकार है। तो इसका मतलब ये विरोधाभासी हो गई। विरोधाभासी का मतलब असंगत है, टकरा रहे हैं, आपस में विरोध है। अगर संविधान से पहले का कोई कानून संविधान के मूल अधिकारों के असंगत है या उनका विरोधी है या उनसे टकराता है, तो वो कानून पूरा का पूरा कैंसिल नहीं होगा, वॉइड नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। वो उतनी ही मात्रा में शून्य होगा जितनी मात्रा में उसकी कोई चीज वर्तमान में मूल अधिकार से टकरा रही है। पूरे कानून को आपको शून्य करने की जरूरत नहीं है, पूरा कानून खत्म नहीं होगा। कुछ पल्ले पड़ी बात? कि ये बड़ा सिंपल सा है कि संविधान से पहले का अगर कोई कानून संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, सिंपल एकदम अगर आप सटीक शब्द टू शब्द चलेंगे तो वहां संविधान में तो असंगत वर्ड दिया हुआ है। असंगत का मतलब होता है कोई चीज टकराती है, विरोधी है, आपस में नहीं मिलती। एक कह रहा है ऐसे करना, दूसरा कह रहा है वैसे करना, तो ऐसे वैसे का मतलब एकदम विपरीत है। तो अगर संविधान से पहले का कोई कानून संविधान में मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वो पुराने वाला कानून उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा जितनी मात्रा तक वो मूल अधिकारों के विपरीत है या मूल अधिकारों का विरोधाभासी है या मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। 13(1) में ये प्रवर्त विधि शब्द है। प्रवर्त विधि का मतलब वहां वहां लिखा हुआ है 13(1) में कि संविधान से पहले की प्रवर्त विधियां उस सीमा तक शून्य हो जाएंगी जिस सीमा तक वो मूल अधिकारों से असंगत हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपन बात करें आर्टिकल नंबर 13, मूल अधिकार भाग नंबर 3 के अंतर्गत। हमने 12 को समझ लिया है कि भाई राज्य क्या है मूल अधिकारों के संदर्भ में, वो समझने के बाद में हम आ गए 13। 13 जिसको हम न्यायिक पुनरावलोकन की जब भी बात आती है तो हमें 13 जरूर याद आता है। जब भी हम ये बात करते हैं न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, तो कहीं ना कहीं जब भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द आता है तो 13 का जिक्र अवश्य आता है। तो इसका मतलब न्यायिक पुनरावलोकन का कनेक्शन 13 से है। अब वो कनेक्शन कैसे है, वो कनेक्शन वो बाद का विषय है, अपन समझ लेंगे उसको कि ये कनेक्शन कैसे है, कि सिर्फ 13 का न्यायिक पुनरावलोकन से क्या कनेक्शन है वो बाद में समझ लेंगे। पहले एक बार ये देख लेते हैं कि 13 में जो अलग अलग हिस्से हैं वो हिस्सों में क्या क्या बातें लिखी हुई है। 13(1) को हमने समझ लिया है। 13(1) कहता है कि जो भी संविधान से पहले की जो प्रवर्त विधियां हैं, प्रवर्त विधियों का मतलब है जो संविधान के पहले की बनी हुई हैं और उनको संविधान के लागू होने से पहले उनको उस समय की सरकारों ने उनको निरस्त नहीं किया। ध्यान रखना, प्रवर्त विधि का मतलब क्या होता है? ऐसी विधियां जो संविधान से पहले बनी और संविधान के लागू होने से पहले उनको निरस्त नहीं किया। जैसे कोई विधि बनती है तो उस विधि को समाप्त भी तो किया जाता है कि ये विधि पुरानी है उसको समाप्त कर रहे हैं। जैसे पहले आईपीसी होती थी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। अब भारतीय दंड संहिता को हटा दिया, उसको समाप्त कर दिया, उसकी जगह 3 नए कानून आ गए और उन नए कानूनों के हिसाब से ही अब जो भी साक्ष्य सबूत वगैरह हैं या किस अपराध के लिए क्या उस सजा मिलेगी उसके लिए बीएनएस, भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ऐसे बने हुए हैं 3 कानून हैं। उन 3 कानूनों के हिसाब से काम होता है। पहले आईपीसी काम होता था, इसका मतलब पहले के कानूनों को समाप्त किया जा सकता है, नए कानून लाए जा सकते हैं। अपन क्या कह रहे हैं कि संविधान से पहले की प्रवर्त विधियां, प्रवर्त विधियां कौन सी विधियों को प्रवर्त कहेंगे? अब ये भी आगे क्लियरिटी मिलेगी कि संविधान से पहले की प्रवर्त विधियां, तो प्रवर्त विधियां कौन सी हैं? जो संविधान से पहले बनी हैं और संविधान के लागू होने से पहले उनको उस समय की विधायिका के द्वारा निरस्त नहीं किया गया, समाप्त नहीं किया गया। भले ही चाहे वो
किसी क्षेत्र में या पूरे देश में लागू नहीं है, लेकिन वो जिंदा तो है। उनको निरस्त तो नहीं किया गया, कागजों में तो नहीं लिखा कि ये विधि अब खत्म है। तो अगर संविधान से पहले की कोई विधि है और उस विधि को उस टाइम की विधायिका के द्वारा उनको निरस्त नहीं किया गया, समाप्त नहीं किया गया, तो वो विधि होती है प्रवर्त विधि। मतलब लागू विधि या प्रभावी विधि, या इसको और ज्यादा हिंदी का ही शब्द है ये, प्रवर्त विधि बोला जाता है। तो पहला जो 13 जो एक है, वो संविधान से पहले की प्रवर्त विधियों की बात करता है, यानी संविधान से पहले की वो विधियां जो निरस्त नहीं की गई हैं। निरस्त नहीं की गई हैं तो वो सारी की सारी क्या मानी जाएंगी? लागू ही मानी जाएंगी, चाहे भले ही वो वास्तव में लागू नहीं हो, लेकिन उनको लागू माना जाएगा, क्योंकि खत्म भी तो नहीं किया। अगर आप खत्म कर देते तो हम मान लेते कि भाई खत्म ही हो गई। खत्म किया नहीं, पड़ी तो है। तो जो भी संविधान से पहले की विधियां जो पड़ी हैं, जिनको खत्म नहीं किया गया, उनको संविधान लागू होने वाले दिन उनको क्या माना गया? प्रवर्त विधि ही माना गया। तो 13(1) कहता है कि जो भी प्रवर्त विधियां हैं, संविधान से पहले की जो भी प्रवर्त विधियां हैं जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, वो जिस सीमा तक मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं उस सीमा तक वो शून्य हो जाती हैं या शून्य हो जाएंगी। ये हो गया 13(1). लेकिन हमने तो पीछे जब हम न्यायपालिका और उसके संसद के बीच मूल अधिकारों में संशोधन को लेकर के जब टकरावों की बात कर रहे थे, तो हमने वहां पर ये 13(2) शब्द बहुत बार बार आया था। शंकरी प्रसाद में भी आया, सज्जन सिंह केस में भी आया। केशवा 24वें 25वां जब संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद में उनको चैलेंज किया गया केशवानंद में, तब भी ये 13(2) आ रहा था। अगर आप दोबारा आज रिवीजन करना, 13(2) शब्द बहुत आ रहा था। ये 13 का भाग 2 था जो बार बार आ रहा था। तो ये 13(2) ऐसा क्या था जो वहां बार बार उन केसों में इसका जिक्र आ रहा था? कि जो संविधान संशोधन विधि 13 के भाग 2 की विधि के अंतर्गत नहीं आती है, ये अलग है। इसलिए 13(2) वाली बात इन संविधान संशोधन विधियों पर लागू नहीं हो सकती। इसलिए संविधान संशोधन को हम अमान्य घोषित नहीं कर सकते। ऐसा हमने शंकरी प्रसाद में भी पढ़ा था। तो इसका मतलब 13(2) कहता क्या फिर? 13(2) ये कहता है कि संविधान के लागू होने के बाद भारत में जो भी कानून बने और जिन भी कानूनों को लागू किया गया, जो भी कानून बने और जिन भी कानूनों को लागू किया गया, और अगर कोई ऐसा कानून संविधान के बनने के बाद में आपने लागू किया, क्योंकि संविधान से पहले वाले कानून 13(1) में आ गए, संविधान के बाद का अगर कोई कानून है जो संविधान के बाद में आपने बनाया और उसको लागू किया, और उसके लागू होने से मूल अधिकारों को नुकसान हो रहा है, वो मूल अधिकार छीने जा रहे हैं या न्यून किए जा रहे हैं, तो सिंपल शब्द में याद कर लो कि भाई वो मूल अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर नुकसान पहुंचाता है तो उस विधि वो विधि क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। वही शब्द आ जाएगा कि वो विधि उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों को नुकसान पहुंचाती है। तो सीधा सिंपल हो गया। 13(1) संविधान से पहले वाली विधियों को शून्य करने के लिए है, और 13(2) संविधान के बाद वाली विधियों को शून्य करने के लिए है। इसलिए देखो, जब भी अब 13(2) के तहत क्या होगा? उन विधियों को शून्य घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट जो विधियां मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। तभी तो देखो, शंकरी प्रसाद केस में जो पहला संविधान संशोधन चैलेंज किया गया, चुनौती पेश की गई कि सर ये पहला संविधान संशोधन सही नहीं है, ये मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। तो 13(2) के अंतर्गत ये सर गलत है, क्योंकि 13(2) ये कहता है कि जो भी कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करेंगे वो कानून शून्य हो जाएंगे। तो सर ये जो आपका संविधान संशोधन जो कानून है, ये भी तो कानून ही है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। इसको आप शून्य करो, क्योंकि 13(2) कहता है कि वो शून्य हो जाएंगे। तो कोर्ट ने तभी तो कहा था शंकरी प्रसाद केस में
कि भाई लोगों सुनो, कि जो 13(2) में जिस विधि शब्द को इन्होंने काम में लिया ना, कि विधि कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जा सकती जो मूल अधिकारों को नुकसान पहुंचाए। कोर्ट ने कहा था कि उस विधि शब्द का अर्थ संविधान संशोधन विधि नहीं है, सामान्य विधियां हैं। उस विधि शब्द में सामान्य विधियां आती हैं, संविधान संशोधन विधि थोड़ी आती है। संविधान संशोधन विधि से तो आप चेंज कर ही सकते हो, कोई मैटर ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या था कि शंकरी प्रसाद वाला जब केस हमने पढ़ा था तो उस समय हमने कह दिया था कि 13(2) की विधि वाला जो शब्द है, अब देखो 13(2) में विधि शब्द आया ना, ये रहा। और शंकरी प्रसाद में क्या कहा गया था कि 13(2) के विधि शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन विधि नहीं आती। जब साफ ये हो गया कि संविधान संशोधन विधि 13(2) में नहीं आती, तो आपको पता है जो चीज 13(2) में नहीं आती उसकी न्यायपालिका कैसे जांच करेगा? क्योंकि न्यायपालिका को जांच करने का जो पावर मिलता है वो 13(2) से ही तो मिलता है। 13(2) साफ कह रहा है कि कोई भी संविधान के लागू होने के बाद में कोई ऐसा कानून आपने बना दिया है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वो कानून उस सीमा तक शून्य हो जाएगा। अब सोच के देखो, संसद ने कोई कानून बना दिया, मान लो वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। मान लो मूल अधिकारों में जैसे कानून के समक्ष समानता मूल अधिकार है, और कोई ऐसा कानून बना दिया जिसमें आपने किसी समुदाय विशेष को, जाति विशेष को, किसी संप्रदाय विशेष को हमने कोई विशेष अधिकार दे दिए, औरों को नहीं दी, उस पर्टिकुलर एक समुदाय विशेष को दे दी, तो इसका मतलब ये तो 14 नंबर का उल्लंघन हो गया। अब 13(2) क्या कह रहा है, आप ऐसा कानून नहीं बना सकते जो मूल अधिकारों के खिलाफ हो। ठीक है, और अगर खिलाफ बना दिया तो वो क्या हो जाएगा, शून्य। तो शून्य अपने आप थोड़ी हो जाएगा, सोचने वाली बात है। इसमें तो ये लिख दिया वो शून्य हो जाएगा, तो शून्य कोई तो करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे करेगा, ऐसे ही कर देगा क्या? सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, जांचेगा, देखेगा कि भाई हाँ वास्तव में ये कानून है जो मूल अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहा है। और जब वो जांच करके ये संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ वाकई में ये नुकसान पहुंचाता है, तभी तो वो उसको शून्य घोषित करेगा। तो इसका मतलब 13(2) वाली ये जो लाइन है ना, कि उस सीमा तक वो शून्य, ये जो शून्य करने वाली लाइन है ना, इस शून्य करने वाली लाइन के अंदर ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। मेरी बात को समझ रहे हो? इस लाइन, यहां सीधे नहीं कहा गया कि 13(2) में कि कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है जिस शक्ति के तहत वो विधियों की जांच करेगा और विधि गड़बड़ पाए जाने पर उसको शून्य घोषित करेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। संविधान में केवल यही लाइन लिखी हुई है जो आपके अब नोट्स में दिख रही है। तो इस लाइन से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को निकाला गया है। ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ये मान लो इस लाइन के अंदर छुपी हुई है। बात समझ में आ रही है? और ये लाइन इस ढंग से दी हुई है कि इस लाइन का मतलब तब, इस लाइन का अर्थ तब जाके पूरा होगा। इस लाइन का जो प्रयोजन है ना, जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य कब पूरा होगा? जब कोर्ट कानूनों को जांचेगा और गलत पाए जाने पर उनको शून्य घोषित करेगा, तभी तो ये 13(2) की लाइन का मतलब पूरा होगा, उद्देश्य पूरा होगा। तो ये जब कोर्ट किसी कानून को जांचे और गलत पाए जाने पर उसको इनवैलिड करार दे, अवैध करार दे, ये काम करना ही तो न्यायिक पुनरावलोकन है। तो 13(2) ने इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दे दी कि नहीं दे दी? दे दी। तो आपके अगर सीधा प्रश्न आता है कि क्या 13(2) में सीधे तौर पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति शब्द लिखा हुआ है क्या, या न्यायिक पुनरावलोकन शब्द लिखा हुआ है क्या? उत्तर है नहीं। तो 13(2) की जो लाइंस हैं, 13(2) के जो वाक्य हैं, उन वाक्यों के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति निहित है, उसमें छुपी हुई है। और उन लाइंस के अर्थ से ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को मिलती है। तो 13(2) से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति निकलती है, और सीधे सीधे निकलती है।
ऐसा भी नहीं है कि कोई घुमाने फिराने की ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि वो कानून शून्य हो जाएंगे जो कानून मूल अधिकार के खिलाफ है। तो वो शून्य कब हो जाएंगे? जब कोई तो जांचेगा। तो जांचेगा कौन? न्यायपालिका। और जब न्यायपालिका जांचेगी तो उसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। जांचना ही तो न्यायिक पुनरावलोकन है। तो कहीं ना कहीं इन लाइनों ने न्यायपालिका को कानूनों की जांच करने का अधिकार दे दिया। तो अगर मैं इसी बात को अगर मैं ऐसे कहूं तो आपकी ये बात हजम हो जानी चाहिए कि 13 का जो भाग 2 है वो एक तरह से न्यायिक पुनरावलोकन की जो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है उसका एक आधार है कि 13(2) के आधार पर न्यायालय जांच कर सकता है। तो एक तरह से ये आधार बन गया है, एक नींव है। एक तरह आप जैसे नहीं कहते नॉर्मल में कि कोई चीज का एक बहाना, तो जैसे अपन नहीं कह रहे थे कि कोर्ट में जा रहे हो तो कोई तो आधार होना चाहिए कि क्या चीज को नुकसान पहुंचा, कुछ तो आधार लेके जाओगे। तो आप ये देखो, न्यायिक पुनरावलोकन कोर्ट किस आधार पर कर पा रहा है? 13(2) के आधार पर। क्यों? क्योंकि 13(2) अप्रत्यक्ष रूप से कोर्ट को बोल रहा है कि आप पुनरावलोकन कीजिए और गड़बड़ पाए जाने पर उसको शून्य घोषित कीजिए। भले ही पुनरावलोकन शब्द नहीं दिया तो क्या हुआ, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अर्थ तो इसमें निहित है ही। 13 क्या कहता है? 13(3) कहता है, 13 के 3 में दो भाग हैं। मतलब तीन, तीन भाग हो गया तो इसके उपभाग बोल दो। तो 13 के भाग 3 के दो उपभाग हैं या दो उपखंड हैं। एक तो है क यानी कि ए, छोटे वाला ए, और एक है ख यानी कि बी। क जो है ना, 3 का उपखंड क, उसमें विधि शब्द को बताया गया है कि जो आपने 13(2) में जो विधि शब्द काम में लिया ना, ये विधि, इसमें कह रहे हो विधि, विधि नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए विधि, ये नहीं। तो विधि में क्या माने? क्या विधि केवल जो संसद विधि बनाता है वही विधि विधि होती है, या और भी चीजें विधि में आती हैं? जैसे हमने प्राधिकारी उन शब्दों को खोल के नहीं बताया था कि भाई विधि वो राज्य में क्या क्या आता है, तो राज्य में फिर उन्होंने बताया ये चीजें राज्य ही मानी जाती। तो ऐसे ये आया कि 13(2) में जो हमने विधि शब्द यूज किया ना, इस विधि में केवल संसद की और राज्यों की विधानमंडल द्वारा बनाए हुए कानून ही आएंगे कि और चीजें भी आएंगी? तो ये कह रहा है कि इधर आ जाओ, 3 क आ जाओ, 3 क पढ़ लो, हम बता देंगे विधि में क्या क्या आता है। तो 3 क ये कह रहा है कि विधि में जो संसद और विधानमंडल जो कानून बनाते हैं वो तो आती है, उसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। उसके अलावा और क्या क्या आता है? उसके अलावा ये लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, ये पक्का याद कर लेना। बहुत गहराई के यूपीएससी लेवल के जो प्रश्न होते हैं ना, उनमें यहीं से प्रश्न बना देता है वो, इनमें से एक दो शब्द को आगे पीछे कर देगा कि 13 के भाग 3 के अंतर्गत विधि शब्द में कौन कौन शामिल नहीं है, ऐसे घुमा के दे देगा। या भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 के 3 के खंड के उपखंड क में विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो यहां पर वो इधर उधर कर देगा एक आधा शब्द, चार ऐसे दे देगा। और फिर इसका मतलब इतनी गहराई का प्रश्न आ सकता है। मैं आपको उस गहराई के लेवल के प्रश्न की ओर ध्यान दिला रहा हूं। इसका मतलब ये संविधान में लिखे हुए शब्द हैं तो हमें याद रखने, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई ऐसा भी है क्या, और कोई मान लो वो कह दे कि संविधान में कौन से शब्द लिखे हुए हैं, शब्द से कौन से शब्दों का जिक्र है विधि शब्द के अंतर्गत, तो शब्द से में फिर ये याद करने पड़ते हैं। तो देखो विधि में क्या क्या, संविधान जो है, संविधान किन किन चीजों को विधि मानता है? अध्यादेश, इसको अध्यादेश, आगे आ जाएगा इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। आदेश ऑर्डर होते हैं। उपविधि बाइलो, नियम रूल्स, विनियम रेगुलेशंस, अधिसूचना नोटिफिकेशंस, रूढ़ी।
रूढ़ियां नहीं होती क्या, जो अपन कहते हैं बहुत ही पुरानी परंपरा है, बहुत पक्की परंपरा है, या तो अइया की परंपरा है कि मतलब एकदम रच बसरी है समाज में। आपा ए परंपरा तोड़ ही कुंस का तोड़ांगा तो एक तरह से अइया हो जाएगा कि आपा समाज की नजर में चस्सा लाग जाएगा। समाज अपन अइया देख लाग जाओ कि आपा बहुत बड़ो जुर्म कर दियो। वो रूढ़ी या प्रथा। अब देखो, अपन कंफ्यूज कहाँ होते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जब आपसे वो पूछेगा, अपन ये इस पर बनाएंगे प्रश्न, तो उसमें विधि में यहां तक तो आप आइडिया भी मार लोगे, चलो विधि में अध्यादेश आता होगा, आदेश उपविधि नियम ये भी आते हैं। ये रूढ़ि ये प्रथा है ना, जो पहली बार सुनेगा, वो सोचेगा यार ये परंपराएं प्रथाएं रीति रिवाज ये सब तो, ये तो समाज के शब्द हैं। समाज में हमारे तो मतलब हमारे जो जीवन में हमारे लोगों के द्वारा प्रचलित शब्द हैं, ये कहाँ कानून होते होंगे यार, प्रथाएं परंपराएं। अपन नहीं कहते हैं भाई ये तो परंपरा है, हमें ऐसा करना पड़ेगा। जैसे शादी ब्याह में कई तरह के रस्मों रिवाज होते हैं, तो अपन उनके लिए क्या कहते हैं, ये परंपरा है, हमारे बाप दादा ऐसे करते हैं और हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो इस तरह की जब चीजें आप अपन पहली बार सुनते हैं, तो अपने ये आता होगा यार ये प्रथाओं को भी विधि मानते हैं। हाँ मानते हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि प्रथाएं भी विधि हैं, रूढ़ियां भी विधि हैं, अधिसूचना भी विधि है, विनियम भी विधि है, नियम भी विधि है, उपविधि भी विधि है, आदेश भी विधि है, और अध्यादेश भी विधि है। तो ध्यान रखना है। और इनके इंग्लिश वाले शब्द पक्के याद कर लेना, क्योंकि हिंदी वाले शब्दों में कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार। यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है इन दो में, इनमें तो फिर भी नहीं होगा, इनका तो कोई और दूसरे नाम नहीं मिलते। इनमें हो जाता है रीति रिवाज परंपरा प्रथा, और रस्में रिवाज ऐसे सब दे देता है, तो फिर अपन घूम जाते हैं। इंग्लिश में इनके दो फिक्स शब्द मिलेंगे, कस्टम और यूजेज। कस्टम और यूजेज, रूढ़ी कस्टम यूजेज प्रथा। अब आपके मान लो हिंदी में तो कोई वो रूढ़ी कोई मान लो कोई बोल दे, रीति रिवाज बोल दे, या और कुछ ऐसा शब्द बोल दे जो अपन है ना समाज में अपन बोलते ही रहते हैं। ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बड़े प्रचलन में होते हैं, और अपन अपने सामान्य जीवन में इन शब्दों को बड़ा यूज करते हैं। तो फिर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं यार, वहाँ हो सकता है कि हिंदी में एक ही चीज को बताने के लिए कई शब्द होते हैं। इंग्लिश वाला आपको उस टाइम है ना, आपको ये देख लेना चाहिए ऐसे शब्दों में, जब मैंने आपको अब हिंट दे दिया, तो आपको तुरंत इंग्लिश वाला जो प्रश्न होता है ना उसको देखना चाहिए। अच्छा इंग्लिश में कस्टम है ना, हिंदी में कुछ भी हो, अपने को तो यही बताया सर ने कि ये नाम है, तो वो विधि में है, तो अपने को तो टिक करना है। तो ये आप ध्यान रखना, मैंने आगे लिख दिया है कि ये शब्द संविधान में लिखित है। तो ये नाम याद कर लेना, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ियां और प्रथाएं, ये सारे विधि मानता है संविधान इनको। इसका मतलब ऐसी प्रथाएं भी कानून के ही तरह हैं जिनमें कानून का बल हो। इसमें एक साथ में एक शब्द भी है, आगे आ जाएगा आपके, कि अध्यादेश आदेश और ये सारी चीजें है ना, ये विधि कब होती हैं, जब इनमें विधि का बल हो। फोर्स ऑफ लॉ, विधि का बल रखने वाले आदेश। विधि का बल रखने वाला क्या लफड़ा आ गया, विधि का बल रखने वाला का मतलब है कि ऐसा हर कोई आदेश नहीं। मान लो जैसे स्कूल के प्रिंसिपल ने छुट्टी की सूचना का आदेश निकाला कि कल स्कूल में छुट्टी रहेगी, तो क्या ये आदेश भी, या स्कूल के प्रिंसिपल ने कोई आदेश निकाला कि कल अपने स्कूल में अपने को एस यूपी डब्ल्यू शिविर का आयोजन कराना है, ऐसे ऐसे वो आयोजन कराना है, ये काम उस दौरान होने हैं, ऐसा कुछ एक ऑर्डर निकाला, तो क्या ये भी विधि है क्या? नहीं, ध्यान रखना, लिखा हुआ है इसमें कि ऐसे आदेश, ऐसे नियम, ऐसे विनियम ही विधि कहलाते हैं जिनमें विधि की ताकत हो। अब ये आ गए यार, विधि की ताकत हो, ये कैसे हो गया? विधि की ताकत का मतलब है कि कोई आदेश आपने जारी किया है, तो क्या उस आदेश को जारी करने की कानून ने आपको शक्ति दे रखी है क्या? और
उस आदेश की अगर आप के उस आदेश की कोई पालना नहीं करता तो क्या आप उसको सजा दे सकते हो क्या? क्या आप उसको दंडित कर सकते हो क्या? अगर ऐसा है तो आपका वो आदेश विधि हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कानून का बल है। क्योंकि वो आदेश केवल ऐसे ही मतलब घास फूसी आदेश नहीं है, ऐसे ही फॉर्मेलिटी वाला आदेश नहीं है। उस आदेश के पीछे कानून काम कर रहा है। कानून ने आपको पावर दे रखी है कि आप अपने नीचे इस तरह की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आदेश जारी कर सकते हो। और अगर कोई आदेश आपकी नहीं मानता है तो आप उसको सजा भी दे सकते हो, उस पर जुर्माना लगा सकते हो, उसकी कोई सैलरी वगैरह है तो उसको रोक सकते हो। इस तरह के अन्य तरीके से आप उसको दंडित कर सकते हो। कानून ने अगर आपको इस तरह की पावर्स दे रखी हैं, तो फिर ऐसे में अगर आप आदेश निकालते हो तो वो आदेश विधि का बल रखता है। यानी कि उस आदेश में विधि जैसी ताकत है। विधि विधि के बल का मतलब विधि जैसा वो पावर रखता है। जैसे एक कानून में शक्ति होती है ना, जैसे अपन क्या कहते हैं, भाई कानून का उल्लंघन करोगे तो कानून सजा देगा। तो इसका मतलब कानून में कानून की पालना न करने पर सजा देने का ताकत होती है। कानून तुरंत उसको सजा दे देता है। ऐसे ही अगर कोई आदेश है, उस आदेश की पालना नहीं हुई, तो अगर उस आदेश देने वाला व्यक्ति आपको सजा देने का भी पावर रखता है तो इसका मतलब वो आदेश क्या है? कानून का बल रखता है, विधि का बल रखता है। तो ऐसे आदेश, ऐसी उपविधियां जो किसी कानून से बनी हुई हो या किसी कानून से प्राप्त शक्ति के अंतर्गत वो आदेश जारी हुए हों या वो उपविधियां बनाई गई हों, तो वो सारी उपविधियां, वो आदेश, वो विनियम, वो अधिसूचनाएं, वो रूढ़ियां, वो प्रथाएं, वो सारी की सारी किस में आती हैं? विधि में आती हैं। ख में प्रवर्त विधि। प्रवर्त विधि वही है जो 13(1) में है। 13(1) में प्रवर्त विधि शब्द काम में लिया गया है। और प्रवर्त विधि का मतलब है संविधान से पहले की वो विधियां जिनको निरस्त नहीं किया गया, वो सारी विधियां प्रवर्त विधि ही कहलाती हैं। तो ये आपका 13(3) कंप्लीट। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अपन समझ रहे हैं मूल अधिकार चैप्टर के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 13। 13 के हमने तीन जो भाग थे उनको डिस्कस कर लिया था। 13 का भाग 1, 13 का भाग 2, 13 का भाग 3। हमने तीनों डिस्कस कर लिए थे। आज हमें 13(4) के बारे में बात करनी है और फिर 13 को पूरी अच्छे से समझना है कि 13 का क्या वैल्यू है, 13 का क्या महत्व है। अपने को 13 में करीबन 2 क्लासें लग जाएंगी। अब आप समझ सकते हो कि 13 का कितना महत्वपूर्ण है। और हम केवल 13 को ही नहीं समझ रहे हैं, 13 से रिलेवेंट जितनी भी बातें हैं वो अपने को सारी समझ के आगे बढ़ जाना है, ताकि फिर आगे अलग से कोई प्रॉब्लम नहीं आए कि 13 का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। 13 को अलग अलग एंगल से हम पढ़ेंगे कि अच्छा अच्छा 13 की ये व्याख्या है, 13 से रिलेटेड ये सिद्धांत हैं, ये चीजें वो सारी हम 13 में कवर कर लेंगे उसको। तो देखो 13(1), 2, 3 हमने पढ़ लिया। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ। 13(1) प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करता है, यानी संविधान से पहले की विधियों की बात करता है कि अगर संविधान से पहले की कोई विधि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करे तो उस मात्रा तक उसको शून्य मानना है, वो शून्य हो जाएगी उस मात्रा तक। 13(2) है वो कहता है कि संविधान के लागू होने के बाद में अगर संसद ने या किसी राज्य की विधानसभा ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसे भी उस मात्रा तक हमें शून्य मानना है जिस मात्रा तक वो संविधान का उल्लंघन मतलब मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। 13(3) ये बताती है कि आपने जो 13(2) में विधि शब्द काम में लिया उसमें क्या आता है। और जो 13(1) में जो आपने प्रवर्त विधि का मतलब इनफोर्स लो जो शब्द है उसका मतलब क्या है। तो प्रवर्त विधि का मतलब तो उसमें सब बताया हुआ है कि अध्यादेश उसमें आता है, उपविधि उसमें आती है, विनियम उसमें आते हैं, नियम उसमें आते हैं, अधिसूचना उसमें आती है, कस्टम उसमें आते हैं, और यूजेज उसमें आते हैं, मतलब रूढ़ियां उसमें आती हैं, प्रथाएं उसमें आती हैं। ये सब ये तो आते हैं विधि। ये तो संविधान में लिखा हुआ, तो आपको एक शब्द भी भूलना नहीं है। पूरा आपके अंगुलियों के छोर पर याद होना चाहिए कि विधि में ये लिखा हुआ है। ये तो एकदम पक्का याद कर लो। फिर आता है कि 13 का जो भाग 3 का पोर्शन है
उस ख में ये बताया गया है कि जो प्रवर्त विधि है उसका क्या मतलब निकालें। प्रवर्त विधि शब्द आया था 13(1) में, काम में 13(1) में लिखा हुआ था कि संविधान से पहले की जो प्रवर्त विधियां हैं, भाई अपन बोलने में ऐसे बोल लेते हैं सिंपलीफाई करने के लिए चीजों को, कि संविधान से पहले की विधियां, उसमें ये लिखा हुआ है कि संविधान से पहले की प्रवर्त विधियां। तो प्रवर्त विधियों का मतलब है कि ऐसी विधियां जो संविधान से पहले बनाई गई, लेकिन संविधान से पहले उसको बनाने के बाद में निरस्त नहीं किया गया, भले ही चाहे वो बनाने के बाद में किसी क्षेत्र में उसको अलग से लागू करने का आदेश जारी नहीं हुआ हो, वो लागू नहीं हो फिलहाल, लेकिन चूंकि वो निरस्त भी तो नहीं की गई, इसलिए अगर संविधान से पहले की कोई विधि है और वो उसको संसद ने अलग से उसको निरस्त नहीं किया, अलग से कानून बना के उसको निरस्त नहीं किया गया, एक कानून को निरस्त करना है तो दूसरा कानून बनाना पड़ेगा ना, उस कानून के जरिए ही तो निरस्त होगी। तो अगर संविधान से पहले का कोई कानून, संविधान से पहले की कोई विधि जिसको कि पहले निरस्त नहीं किया गया, वो संविधान प्रारंभ वाले दिन वो प्रवर्त विधि ही मानी जाएगी, चाहे वो भले ही लागू हो चाहे लागू नहीं हो। तो सीधे अगर मैं बात करूं तो ये कह सकता हूं संविधान से पहले की बनी हुई वो सारे कानून प्रवर्त विधियां हैं, इनफोर्स लॉ हैं, वो लागू मानने जाएंगे, जो कि निरस्त नहीं किए गए हैं, चाहे वो ऐसे ही पड़े हों, लेकिन अगर निरस्त नहीं किए गए हैं तो उनको लागू ही माना जाएगा। प्रवर्त का मतलब होता है लागू, इनफोर्स, इंग्लिश में कहते हैं इनफोर्स, लागू, प्रभावी। ये हिंदी में अपन उनकी जगह शब्द काम में लेते हैं। तो 13(3) हो गए। 13(4) आपको पता है कि जब संसद को ये रहा कि यार ये जो संविधान संशोधन जो हम करना चाहते हैं मूल अधिकारों में, हम क्या करें, मतलब ये बार बार गोलकनाथ 1967 में गोलकनाथ ने मना कर दिया था कि आप मूल अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती। तो फिर संसद ने सोचा कि फिर हम क्या, मतलब क्या तरीका अपनाएं, कैसे इस समस्या का हम क्या काट क्या ढूंढें, इसका हम तोड़ क्या ढूंढें। तो 24वां संविधान संशोधन आपको पता है वो लाया जाता है, और 24वां संविधान संशोधन ला करके ये बाकायदा लिख दिया जाता है 13 में एक नया भाग 4 जोड़ करके, ताकि संसद ये चाह रही है कि भाई हम जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए, समाज के भले के लिए हम अगर मूल अधिकार में कोई संशोधन करने जाएं तो फिर ये बार बार हमारे अड़चन नहीं आनी चाहिए कि ये इस आधार पर कैंसिल, ये वो, यानी संसद चाहती थी हमारा काम बिल्कुल स्मूथली हो जाना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आए। तो क्या करें, तो उनको ये करना था कि ये जो 13(2) की जो विधि शब्द है ना, ये लिखना था कि इस विधि में है ना ये 368 की संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं होती। और ये हम पहले ही पढ़ के आ गए हैं। उन्होंने 24वां संविधान संशोधन किया 1971 में, और उन्होंने लिख दिया कि ये जो 13 के भाग 2 में जिस विधि का जिक्र किया गया है, और जिस विधि को फिर आप चेक करने की कह रहे हो, उस विधि में संविधान संशोधन विधि आती ही नहीं, और अगर आती ही नहीं तो फिर आप चेक कैसे करोगे, क्योंकि 13(2) तो उन विधियों को ही चेक करने की बात करता है जो विधियां इस 13(2) के अंतर्गत आती। और इन्होंने 24वें संविधान संशोधन से ज्यादा सियाने बने, और इन्होंने लिख दिया कि नहीं भाई, देखो 13(2) वाली जो विधि है वो 368 वाली संविधान संशोधन विधि पर लागू नहीं होती। इसका मतलब 368 के अंतर्गत आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। इन्होंने तो यह रास्ता निकाला था, लेकिन हमें पता है केशवानंद केस में क्या हुआ था। ये 24वां और जो 25वां था, 25वां आंशिक तौर पर स्वीकार हुआ था और 24वें को इन्होंने अवैध करार दिया था। वो कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये 13(4) है, तो ध्यान रखना है 13 में मूल संविधान में केवल 3 भाग थे। चौथा जो है वो 1971 में आया है, ये आप थोड़ा सा याद कर लेना। चौथा कब आ रहा है, 71 में आया 24वें संविधान संशोधन से, क्या करने के लिए कि इस 13(2) के तहत जो न्यायिक पुनरावलोकन हो पाता है, और जिसकी वजह से संविधान संशोधनों को अवैध घोषित कर दिया जाता है, उससे बचाने के लिए इन्होंने रास्ता अपनाया था कि हम न्यायिक पुनरावलोकन ही नहीं होने देंगे संविधान संशोधन का। इसके लिए उन्होंने ये तोड़ निकाला था, लेकिन उनका ये तोड़ काम नहीं करता है। तो ये 13(4) है, जो मुझे उम्मीद है ये 13 में जो 13(1), 13(2), 13(3) और 13(4) आपके पक्के याद हो गए होंगे। याद नहीं हुए हैं तो आप इसको बार बार सुन के या इसको पढ़ के रिवाइज कर लेना भाई।
देखो सार रूप में देखते हैं अब इसका सार क्या है, मतलब इनको मैंने संक्षिप्त में लिखने की कोशिश की है। पहला क्या है, पहले भाग में है संविधान पूर्व की विधियों को मूल अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकता है। सही है, तो 13(1) में तो यही तो है, संविधान पूर्व की विधियों की बात है। तो 13(1) तो किसका डोरा करता है, ये डोरा करता है कि संविधान से पहले की विधियां मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। आपको पता है 13(2) संविधान के बाद की विधियों को ऐसा करने से रोकता है। ठीक है साहब। संविधान इसका 13 का जो भाग 3 है उसमें आपको पता है विधि और प्रवर्त विधि के अर्थ को बताया गया है, ये भी ठीक है, ये भी आपने पढ़ लिया है। और 13(4) आपको पता है कि 368 के अंतर्गत जो भी संविधान संशोधन किए जाएंगे वो न्यायिक पुनरावलोकन में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन में तो वही विधि आएगी जो 13(2) में है। तो ये ज्यादा सियाने बने, उन्होंने लिख दिया कि जो 368 वाली जो संविधान संशोधन विधि है वो 13(2) के अंतर्गत नहीं आती। इसलिए 4 नंबर क्यों लाया गया था, 4 नंबर इसलिए तो लाया गया था कि जो भी हम संविधान संशोधन करें वो आराम से कर दें। इसमें न्यायपालिका भी इसमें टांग ना अड़ा पाए, न्यायपालिका का इसमें हमारे कोई दखल नहीं हो, वो हमें टेंशन ना दे। तो उसको न्यायपालिका की नजर से बचाने के लिए, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए ये 4 आया था, ताकि ये जो जो भी हम 368 के अंतर्गत संशोधन करने जाएं तो वो आराम से कर दें और उसका सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन ना कर सके। अब आती हैं इनकी व्याख्याएं। अब इसको अपन और ज्यादा गहराई में उतरेंगे कि 13(1) की व्याख्या क्या है, मतलब इसको थोड़ा सा खोल करके पढ़ेंगे अपन कि 13(1) को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने पर कई तरह के ऐसे सवाल पैदा होते हैं हमारे मन में। और कई सवाल ऐसे उठाए गए 13(1) को लेकर के, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनका उत्तर क्या दिया। क्योंकि आपको अब इतना तो पता हो गया कि भाई 13(1) जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करता है, पूर्व संविधान संविधान पूर्व की विधियों के बारे में बात करता है। ये तो आपको पता हो गया है कि 13(1) संविधान से पहले वाली विधियों के लिए है कि उन विधियों से आपके मूल अधिकारों की सुरक्षा करेगा, इतना सिंपल सी बात है। तो ये लिखना एक होता है, संविधान में आपने लिख दिया है, जब आप लिख दिया है तो जब उन लिखी हुई बातों का यूज करने का जब बारी आती है तो कई तरह के प्रश्न पैदा होते हैं, कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। और फिर आपको पता है कि जो भी संविधान में किसी अर्थ को लेकर के, किसी बात को लेकर के, किसी शब्द को लेकर, किसी वाक्य को लेकर अगर किसी प्रकार का कोई डाउट पैदा हो, कोई भ्रम हो, शंका हो, तो उसको क्लियर कौन करता है, अंतिम व्याख्याकार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो बात पहुंचती है और फिर सुप्रीम कोर्ट बता देता है कि इस कोमा का मतलब ये है, इस शब्द का मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ऐसे वो व्याख्या कर देता है और जो वो बताता है अब आगे से वही अर्थ माना जाता है। तो ऐसे ही 13(1) को लेकर के भी समय समय पर बहुत सारे सवाल उत्पन्न हुए कि भाई 13(1) ये कहता है कि संविधान से जो पहले का जो भी कानून है वो कानून अगर मूल अधिकार के खिलाफ है, उसमें कोई भी बात हो, भाई पूरा अगर कानून ही मूल अधिकार के विरुद्ध बैठा हुआ है तो पूरे कानून ही खत्म हो जाएगा, पूरा कानून ही खत्म हो जाएगा। और अगर 13(1) ये कहता है कि अगर कोई मतलब कोई पुराना कानून है, उस पुराने कानून में मान लो 5 हिस्से हैं, सेक्शन ए, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 4, ऐसे करीब 5 पार्ट में बटा हुआ है वो कानून। हो सकता है मान लो उसके 5वें पार्ट की कोई बात है जो मूल अधिकारों के असंगत है, उसकी विरोधी है, उनसे उल्टी है, विपरीत है। तो हम क्या करेंगे, 4 भागों को रख लेंगे, 5वें भाग को डिलीट कर देंगे। यही तो कह रहा है 13(1) की मूल भावना तो यही है कि उस 5वें भाग को हटा दो, बाकी के भागों को पड़े रहने दो, यही तो कह रहा है। तो अब है ना, आपके आपको यही समझना है कि भाई ये जो 13(1) है ना, इस 13(1) मान लो इस 13(1) को एक बार के लिए भूल जाओ कि कोई कानून था, संविधान से पहले का कोई कानून था, उस कानून के अंतर्गत कोई भी काम है, उस काम को करने को उस कानून ने अपराध घोषित कर रखा था, कोई भी काम मान लो।
जैसे सरकार की आलोचना ही मान लो, क्योंकि अंग्रेजों का टाइम था, तो वो सरकार अंग्रेज अपनी आलोचना करने का थोड़ी अवसर देंगे भारतीयों को। तो वो तो अगर आप अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कुछ बोलते थे तो वो तो अपराध होता था, सजा मिलती थी। तो मान लो ऐसे हाइपोथेटिकल कि उस जमाने में सरकार की आलोचना करना क्या था, अपराध था, ऐसे मान लो। ठीक है। और अब क्या है, आजादी है आपको, विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर आपको लगता है, सरकार का कोई कानून, कोई कायदा, कोई नियम, अगर आपको लगता है कि वो जनहितैषी नहीं है, जनता के विरुद्ध है, तो आप सरकार की आलोचना शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। अभी वो संवैधानिक अधिकार, वो मूल अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले करते तो सजा थी। अब देखो यहां टकरा गया। अब मान लो कोई व्यक्ति था, उसने संविधान के लागू होने से पहले अंग्रेजों की कोई आलोचना की होगी। तो अंग्रेजों की जब आलोचना की होगी तो उसके ऊपर केस लग गया होगा। और उसके उसके ऊपर केस लग गया तो मुकदमा शुरू हो गया, कार्रवाई शुरू होगी। अब उस पर कार्रवाई चल ही रही है। इतने में भारत का संविधान लागू हो गया। संविधान लागू हो गया तो जिस काम को करने की वजह से उसके उसके ऊपर केस लगा, वही काम अब मूल अधिकारों में उसको मूल अधिकार घोषित कर रखा है कि ये काम करना तो व्यक्ति का मूल अधिकार है, और हम उसको रोक नहीं सकते। जबकि राज्य का तो ये कर्तव्य हो रहा है कि इसको किसी और को भी रोकनी ना दे। तो अब देखो, जिस व्यक्ति संविधान के, अब इसको यहां से है ना, मतलब अच्छे से समझ लेना, संविधान के लागू होने से पहले किसी व्यक्ति ने मान लो सरकार की आलोचना की, ठीक है, और पहले के कानून के हिसाब से मान लो सरकार की आलोचना करना अपराध था, तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने उस जमाने के कानून के हिसाब से कानून तो तोड़ा। तो अब उसको सजा मिलेगी, कोर्ट में केस चलेगा। कोर्ट में उस पर ये जो आरोप है, ये साबित होते ही वो दोषी मान लिया जाएगा, और दोषी मानते ही उसको सजा हो जाएगी कानून के हिसाब से। लेकिन कोर्ट में उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। इतने में 26 जनवरी 1950 का दिन आ गया, संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होते ही आपको मूल अधिकार मिल गए। और ये जो सरकार की आलोचना करना, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से आलोचना करना, ये मूल अधिकार बना दिया गया व्यक्ति का, कि व्यक्ति का मूल अधिकार है कि वो इस तरह से आलोचना कर सकता है अगर उसको लगे कि गड़बड़ है तो। अब देखो, अब उस व्यक्ति के ये संकट आ गया। अब वो व्यक्ति भी तो 26 जनवरी 1950 वाले दिन की स्थिति में प्रवेश कर गया। तो अब प्रश्न ये उठा कि क्या उस व्यक्ति के खिलाफ जो केस चल रहा था, जिस 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 कर्त्य की वजह से उसने जो काम किया था, उस काम की वजह से जो उसके खिलाफ केस चला था, वही काम अब मूल अधिकार उसको माना जाता है। अब उसका वही काम वैलिड है। क्यों? क्योंकि अब ऐसा करना मूल अधिकार में आता है। वो ऐसा कर सकता है क्योंकि उसका मूल अधिकार है। तो अब देखो, दो सिचुएशन है। उस व्यक्ति ने जो काम किया था पहले के हिसाब से, पहले के कानून के हिसाब से वो अपराध था। और अब संविधान के हिसाब से, संविधान के मूल अधिकारों के हिसाब से ऐसा करना उसका मूल अधिकार है, और वो कर सकता है। क्योंकि मूल अधिकार है तो उसको तो सरकार भी नहीं रोक सकती। तो अब प्रश्न ये उठा कि क्या उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसके खिलाफ पहले के किए गए कार्य की वजह से जो उसके ऊपर केस चल रहा था, जो मुकदमा चल रहा था, क्या अब जैसे ही संविधान लागू हुआ, मूल अधिकार अस्तित्व में आए, तो क्या उस व्यक्ति के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी कोर्ट में, वो कार्रवाई रुक जाएगी क्या? प्रश्न तो यही उठा। क्यों? क्योंकि अब तो देश में संविधान लागू हो गए हैं, और संविधान लागू होने के बाद में संविधान के हिसाब से चीजें चलेंगी। अब संविधान ये कहता है कि उसे जिस काम के लिए आप सजा देने जा रहे थे, वो काम तो अब संवैधानिक है, और वो ऐसा काम करने की तो अब मूल अधिकार उसको पूरी छूट देते हैं। जबकि छूट क्या देते हैं, वो तो अब उसका अधिकार है, और वो अपने उस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो क्या क्या अब जो उसको मूल अधिकार उसको किसी भी कार्रवाई से बचा लेंगे क्या? क्या अब उसके खिलाफ कोर्ट कार्रवाई अब आगे नहीं करेगा? क्या कोर्ट की कार्रवाई बंद हो जाएगी? इस तरह के जब प्रश्न उठे, तो इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 13(1) की व्याख्या की गई कि 13(1) का मतलब क्या है। तो 13(1) की जब व्याख्या की गई तो कोर्ट ने यह कहा, अब देखो कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने यह कहा
कि जो 13(1) जो है ना, वो 13(1) आपके पीछे के कर्मों से आपको नहीं बचा सकता। यानी जो आपने, अपन नहीं कहते हैं भाई कर्मों की सजा तो भोगनी पड़ेगी, तो वह वैसी बात है। अगर संविधान से पहले के आपके जो भी कर्म किए हुए ना, उस कर्मों की सजा पहले के कानूनों के हिसाब से ही मिलेगी। चाहे उन कर्मों को संविधान लागू होने के बाद में कितना ही नीट एंड क्लीन घोषित कर दिया गया हो, कितना ही उसको अच्छा बना दिया गया हो, भले ही वो काम करना अब आपका मूल अधिकार बन गया हो, कि अब वो आपका मूल अधिकार है, कोई आपसे वो छीन नहीं सकता, वो आपका अधिकार है, वो हक है। लेकिन वही काम अगर पहले के कानून के हिसाब से जो गलत था, और आपने वो काम अब न करके संविधान के पहले आपने वो काम किया था, तो अब भी आपके ऊपर वो केस तो पहले वाले कानून के हिसाब से ही चलेगा, और सजा उसको पहले वाले कानून के हिसाब से ही होगी। 13(1) ऐसे में आपको बचा नहीं सकता। तो फिर ये बात आई, तो फिर 13(1) कब काम करेगा? यानी कि कहने का मतलब ये है कि 13(1) है ना, 13(1) संविधान के लागू होने से पहले जो कोई भी, किसी भी व्यक्ति ने कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम किया जो उस जमाने के कानून के हिसाब से गलत है, और वो भले ही संविधान के लागू होने के बाद मूल अधिकारों के हिसाब से वो सही हो, लेकिन 13(1) ऐसे में उस व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई से रोक नहीं सकता, बचा नहीं सकता, उसके खिलाफ पुराने वाले कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी ही होगी। तो 13(1) कब बचाएगा उसको? अगर उस व्यक्ति ने वही कार्य संविधान के लागू होने के बाद में किया, तो फिर 13(1) उसको बचाता। क्यों? क्योंकि संविधान के लागू होने के बाद में मूल अधिकार भी लागू हो गए, और मूल अधिकारों के हिसाब से अब वो काम करना सही है, उचित है, जायज है। तो उसको मूल अधिकार, क्योंकि वो काम करना तो अब मूल अधिकार है, तो मूल अधिकारों का प्रयोग करने के लिए तो मूल अधिकार दिए हुए हैं। तो अब आपने कोई काम किया और मूल अधिकारों का प्रयोग करके वो काम किया है, तो अब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकता। इसका मतलब 13(1) जो है, वो पहले के मामलों में कोर्ट को कार्रवाई करने से रोक नहीं सकता। तो 13(1) कौन से मामलों में कार्रवाई करने से रोकेगा? अगर संविधान के लागू होने के बाद में अगर किसी ने कोई इस तरह की कोई घटना की जो उससे पहले के कानूनों के हिसाब से तो गलत है, लेकिन अब वाले कानूनों के हिसाब से गलत नहीं है, तो पहले वाले कानूनों के हिसाब से उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो 13(1) जो है वो, अब गोलकनाथ वाली सी बात याद करो। गोलकनाथ में मैंने कहा था कि निर्णय क्या होते हैं। गोलकनाथ का जो निर्णय था, वो भूतलक्षी था कि भविष्यलक्षी था? बताओ भाई, निर्णय क्या था, भूतलक्षी था कि भविष्यलक्षी था? भविष्य लक्ष्य था सर। अब कर ली तो। हाँ, भविष्यलक्षी था, हाँ ठीक है। हाँ प्रांजल, फिर देंगे मौका। तो देखो, उसमें गोलकनाथ वाले मामले में हमने देखा था कि फैसला भविष्य लक्ष्य है, मतलब ये फैसला पहले जो हो गया सो हो गया, उस पर ये काम नहीं करेगा, आगे आने वाले मामलों में ये काम करेगा। बिल्कुल ऐसा ही 13(1) है। 13(1) भी कहता है कि अगर आपने पहले कुछ गलत किया है, तो पहले के कानून आपसे निपटेंगे, उसको हम नहीं बचा सकते। लेकिन अगर आपने अब कुछ काम किया, और वो काम पहले के कानून के हिसाब से भले ही गलत हो, लेकिन अब वो मूल अधिकारों में आता है, तो अब मूल अधिकार आपके ऊपर पूरे, आपको एक तरह से क्या करेंगे, सुरक्षा दे देंगे पहले वाले कानून के हिसाब से। आप क्यों? क्योंकि संविधान लागू होने के बाद में मूल अधिकार आ गए, और मूल अधिकारों के हिसाब से अगर आपका काम फिट है, तो फिट है। फिर चाहे आपका वो काम पहले के किसी कानून के हिसाब से गलत हो, किसी कानून के हिसाब से कानून का उल्लंघन माना जाए, लेकिन अब वो कानून है ना, पहले वाला कानून उछल करके कार्रवाई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन वही आपने वही करते संविधान के लागू होने से पहले किया, और वो पुराने कानून के हिसाब से गलत था,
तो अब है ना, तेरा एक आगे भी उसके हिसाब से कार्रवाई करने से नहीं रोक सकेगा। मतलब पहले के मामलों में सरकार कार्रवाई करती रहेगी, कोर्ट कार्रवाई करता रहेगा, मूल अधिकार बचाएंगे नहीं। हाँ, अब आगे से मूल अधिकार आपके साथ कोई कार्रवाई उन कार्यों के लिए नहीं होने देंगे जो कार्य मूल अधिकारों के हिसाब से सही हैं, उचित हैं, और जो मूल अधिकारों के दायरे में आते हैं। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। यही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। अब अपन ये देखो, उस कार्रवाई को तेरा एक नहीं रोक सकता। कौन सी कार्रवाई को? जो कार्रवाई की जा रही है, उस कृत्य के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उस उन आरोपों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो आरोप आपके विरुद्ध उन कामों को करने पर लगे जो काम पहले के कानूनों के हिसाब से गलत थे। आपने कोई ऐसा काम किया है जो पुराने कानूनों के हिसाब से गलत था, तो ऐसे में फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। तो वो कानूनी कार्रवाई संविधान के लागू होने के बाद, मूल अधिकारों के प्रभावी होने के बाद में भी नहीं रुकेगी। तेरा एक नहीं रोक सकता। कौन सी कार्रवाई को? जो कार्रवाई पहले से चालू है। और किस मामले में? अगर आपने कोई किसी पुराने कानून का उल्लंघन किया है, भले ही वो उल्लंघन आज के इन मूल अधिकारों के हिसाब से वो कार्य करना गलत नहीं है, लेकिन पहले के हिसाब से अगर गलत था, तो उस कानून के हिसाब से ही आपको आगे सजा मिलेगी, कार्रवाई आप पर होगी ही होगी। मूल अधिकार बचाएंगे नहीं। तो मूल अधिकार कब बचाएंगे? भविष्य में। अब आगे से आपको बचा लेंगे। उन उन कार्यों से आपकी सुरक्षा कर देंगे जो कार्य मूल अधिकारों के अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन पहले के कानूनों के हिसाब से वो गलत है। तो भी आप वो काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आज के मूल अधिकारों के हिसाब से आते हैं। और अगर आज के मूल अधिकारों के हिसाब से आते हैं, तो आप मूल अधिकारों का प्रयोग करके वो काम कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। और चाहे वो भले ही वो कार्य करना पुराने कानून के हिसाब से गलत था। क्यों? क्योंकि अब पुराना कानून आपको पता है उस सीमा तक शून्य हो जाता है जिस सीमा तक मूल अधिकारों का वो उल्लंघन करता हो। तो वो अब क्या हो जाएगा? अब वो शून्य हो जाएगा, वो अब आगे आप पर काम ही नहीं करेगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल बात है।